नमस्कार। अभिजीत, निशा, आशु, साक्षी समेत शिवानी, जय, विशाल, आभा, हरेंद्र, रविकांत, प्रिंसी, गीतांजलि, नितेश, रोहित, खुशबू, पूजा, लक्ष्मीकांत, संजना, दीपक, सौम्या, मदीना, जिमा, संजना, निखिल, टीना, ऋतिक, से सालू, हरेंद्र, नूरजहां, हेमंत, पूजा, राम यादव, सचिन, मंजीत, विश्व, खुशबू, देवेंद्र, गौतम, अलका, शिवन, देवेंद्र, साहिबा, सिमरन, मदीना, कौशल, अंकित वर्मा, रविकांत, हर्षित, उजमा, टीना, रुपेश, मुस्कान, इंदु, तवी, अनुप्रिया, सतीश, गौतम, रोहित कुमार। चलिए आप सब लोगों को नमस्कार करते हैं। और यदि कोई सवाल पूछना है तो आप लोग फटाफट सवाल पूछ लीजिए। कोई सवाल यदि पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। यदि नहीं है सवाल तो आप क्लास की शुरुआत करता हूँ। रायबरेली वालों को भी नमस्कार और पिंक सिटी वालों को भी, सभी लोगों को नमस्कार है। आईपीएस ऋषभ वर्मा, जय हो। उत्कल की धरती को भी नमस्कार। सतीश बाबू, ऋतिक यादव, सबको साक्षात दंडवत, जय हो। हेमंत बाबू, आज मैं लेट नहीं हो गया। बेसिकली आज ना क्लास शेड्यूल नहीं था, मतलब यहाँ सिस्टम के लोगों को ये मालूम था कि आज क्लास नहीं है, और उधर ऊपर से लोगों को मालूम था कि क्लास है, तो मुझे कह दिया कि क्लास नहीं है। फिर क्लास का अरेंजमेंट करवाया गया, इसी में 10 मिनट का टाइम लगा। मैं तो यहीं हूँ। देवरिया की धरती को नमस्कार। चलिए 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 शुरू करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। दीपाक्षा जी, हर हर महादेव, बनारस की धरती से, जय हो बाबा विश्वनाथ की। तो हम लोग पिछले क्लास की बात लेकर देखें तो क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई किया था अकबर के साम्राज्य के बारे में। अकबर का साम्राज्य। फिर हमने पढ़ लिया था प्रशासन। फिर आज हम लोगों को देखना है मनसबदारी, सैन्य सुधार, भू राजस्व सुधार, फिर कला, स्थापत्य, साहित्य, धर्म। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे वीरभूमि बिहार की धरती से चरण स्पर्श, जय हो वीरभूमि बिहार की, मनसबदारी के बारे में। मनसबदारी मनसबदारी के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है।
बहुत लोगों को तो तभी समझ में नहीं आता है जब वो यूपीएससी का एग्जाम फाइनली पास कर जाते हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मनसब का अर्थ, फिर संख्या वाची व्यवस्था और दायित्व स्रोत काल नियुक्ति नियुक्ति वेतन इसके बाद समस्या फिर सुधार सुधार में अकबर के काल में सुधार, फिर जहांगीर के काल में सुधार, शाहजहां के काल में सुधार, और फिर मनसबदारी मनसबदारी का संकट एवं जागीरदारी संकट। मनसबदारी का संकट और जागीरदारी संकट। जागीरदारी संकट फिर जमींदारों का विद्रोह, जमींदारी संकट, फिर कृषक विद्रोह। और अमीरों का विद्रोह। माने ये टॉपिक बड़ा है और मैं इस टॉपिक को समझाने के क्रम में पूरे के पूरे मुगल काल का उदाहरण लूंगा, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अलग अलग कालों में बांट के समझाऊंगा तो समझने में दिक्कत आएगी। अनुप्रिया सर, मैं 2024 में आईएएस बन पाऊंगी सर? जितना आपका पढ़ लूंगी तो। देखो बिटिया, कभी भी कोई भी टीचर इस बात की गारंटी नहीं लेगा कि तुम मेरा क्लास कर लोगी तो 2024 में आईएएस बन जाओगी। आईएएस बन जाने के लिए क्लास बहुत उपयोगी होता है, लेकिन क्लास अकेला पर्याप्त नहीं होता है। क्लास में जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, मेरी बातों के बताने के अलावा कई सारे और सब्जेक्ट्स हैं। आपका जीएस का पीटी है, जीएस का मेंस है, ऑप्शनल है, उसके अलावा सीसैट है, एसे है, इंटरव्यू है। तो आपको बहुत सारे ब्रॉड डायमेंशंस कवर करने पड़ते हैं। दूसरी बात है कि कुछ सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता है। पीटी के लिए प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, मेंस के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपकी अपनी बौद्धिक क्षमता कैसी है, आपकी लेखन क्षमता कैसी है, इन कई सारी बातों का ख्याल रखा जाता है।
मैं आपको यदि ये बोल दूं कि हाँ हाँ मैंने जितना पढ़ाया उतना पढ़ लो, तुम कलेक्टर हो जाओगे, इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम लोगों का मूड जान के तुम लोगों को ऐसे ही चने के झाड़ पे चढ़ाने में इंटरेस्टेड हूं। मैं ऐसे काम में नहीं लगना चाहता। मेरे पढ़ाने से तुमको बहुत सहायता मिलेगी, मैं इसकी गारंटी कर सकता हूं, लेकिन इसके अलावे कई और कारक मिलेंगे तो जाके तुम्हारी कामयाबी तय होगी। चलो, मनसब का सामान्य अर्थ समझते हैं। मनसब का सामान्य अर्थ होता है पद। पद, यदि किसी को मनसब दिया गया तो यानी कि उसको पद दिया गया। और यदि हम कहते हैं मनसबदार, तो मनसबदार का मतलब पदाधिकारी। पदाधिकारी यानी कि मुगल शासन के दौर में जितने भी सरकारी अधिकारी लोग थे, सरकार में काम करने वाले जितने भी लोग थे, नौकरी करने वाले जितने भी लोग थे, वो सब के सब मनसबदार थे। ऑल द ऑफिशियल मेंबर्स वेयर मनसबदार्स। सभी के सभी सरकारी सेवा में काम करने वाले लोग मनसबदार थे। ठीक है। अब अगला मुद्दा यह है कि जब आप किसी मनसबदार के बारे में पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि एक सुनने को मिलता है मनसबदार 10 का, और सुनने को मिलता है मनसबदार 10,000 का। इसके बीच में 20 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, 500 का हो सकता है, 1000 का हो सकता है, 2000 का हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,000 का हो सकता है। तो मनसबदार के साथ में ये जो संख्या जुड़ी हुई मिलती है, इसको लेकर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। मनसबदारी में 10 के मनसबदार से लेकर 10,000 तक के मनसबदार। इसके बारे में जो फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि अबुल फजल ने अपनी किताब अकबरनामा में ये बताया है कि मनसबदारों की कुल 66 श्रेणियों की संभावना थी। मैंने 10 एक श्रेणी हुआ, 20 दूसरी श्रेणी हुई, तो ऐसे ही कुल मिलाकर चाहे तो 66 तरीके के मनसबदार बना सकते हैं। 66 तरीके के मनसबदार का मतलब कोई 10 का, कोई 20 का, कोई 50 का, कोई 100 का, कोई 200 का। तो ऐसे से गुजरते गुजरते 10,000 तक जाएंगे तो 66 श्रेणियां मनसबदारों की हो सकती थी। लेकिन वास्तव में मनसबदार की श्रेणियां कितनी थी? 33। 33 श्रेणियां ही गठित की गई। गठित की गई माने 66 श्रेणियां हो सकती थी, 33 श्रेणियां बनाई गई थी। और उसके बाद फिर क्या देखते हैं हम कि अकबर के काल में हमको 2 ही आदमी ऐसा मिलता है जिसको कि 7,000 का मनसब दिया गया था। 2 ही श्रेणियां, 2 ही मनसबदार ऐसे मिलते हैं जो 7,000 थे। 7,000 मनसबदार। ओनली 2।
एक मिर्जा अजीज कोका, जो कि अकबर का फुफेरा भाई था। मिर्जा अजीज कोका जो अकबर का फुफेरा भाई था, और दूसरा मान सिंह। मान सिंह जो कि राजपूत राजा है, आमेर का है, कछवाहा है। इन्हीं दोनों को 7,000 का मनसब दिया गया था और यही सर्वोच्च था। यही सर्वोच्च था। सबसे ऊंचा मनसब जिनको दिया गया वो दो थे, मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका, जो कि 7,000 थे। पहले काम का फैक्ट जान लें, फिर इसके साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे। काम के लायक फैक्ट इतना ही है कि मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह को छोड़कर किसी को 7,000 मनसब नहीं दिया गया। इसके ऊपर का तो कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि यही सर्वोच्च मनसबदार थे। बाकी इसके नीचे थे। इसके ऊपर का भी दिया जा सकता था, लेकिन दिया नहीं गया था। सभी बाल बच्चों को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तुम में से कोई 5 स्टार दे रहा है, तुम में से कोई कह रहा है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई कहता है बहुत अच्छा समझाते हैं। बच्चों, जो तुम्हारी योग्यता है, तुम्हारी प्रतिबद्धता है, तुम्हारी रुचि है, उसी के आधार पर मेरा क्लास तुमको पसंद आएगा। तो तुम अपनी योग्यता ही के आधार पर मेरे क्लास को पसंद कर रहे हो। मेरी भूमिका बहुत साधारण है। वो कहते हैं कि तेरा करम है, तेरी मोहब्बत, क्या मेरी हस्ती, क्या मेरे नगमे। तो मैं तुम लोगों की तमाम तारीफों को, तमाम प्रकार की प्रशंसाओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता हूं और तुम लोगों के पीठ पर हाथ रख के थपथपाता हूं और कहता हूं कि चल टॉपिक पे। अब क्या देखते हैं कि इस मनसबदारी व्यवस्था को अपनाने का स्रोत क्या है, मैंने किस प्रेरणा के आधार पर मनसबदारी व्यवस्था अपनाई गई है। तो मंगोल से, मंगोलों से प्रेरित होकर मंगोल पहले मनसबदारी व्यवस्था अपनाए थे। उन्हीं को देखकर, उन्हीं का देखा देखी अकबर ने 1567 ईस्वी में 1567 ईस्वी में अपनाया। मैंने अकबर ने मुगलों की ओर से मनसबदारी व्यवस्था अपनाया। कब अपनाया? 1567 ईस्वी में। किससे प्रेरित होकर? तो मंगोलों से प्रेरित होकर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मंगोल ना लिखे, मध्य एशिया लिख दे। मध्य एशिया लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, एरिया मध्य एशिया का, और यदि एक्यूरेट पूछेगा तो मंगोल। अब अगला मुद्दा क्या है कि संख्यावाची व्यवस्था और दायित्व को समझो कि मनसबदारों का प्रायः दोहरा दायित्व होता था। दोहरा दायित्व होता था। मनसबदारों का प्रायः दोहरा दायित्व होता था। एक विभागीय दायित्व, विभागीय दायित्व, विभागीय दायित्व,
यानी कि जब आप मनसबदार बनाए जाते हैं तो आपकी नियुक्ति होगी ना कहीं पर। हो सकता है कि सेंट्रल लेवल पर हो, प्रोविंशियल लेवल पर हो, सरकार मतलब ऐसे कहें केंद्र के स्तर पर हो, प्रांत माने सूबा के स्तर पर हो, या सरकार के स्तर पर हो, या परगना के स्तर पर हो, या कि नगर में हो, किसी भी लेवल पर आपकी नियुक्ति होती है या किसी भी विभाग में नियुक्ति होती है। चाहे आप दीवान हो, बख्शी हो, समा हो, सदर सुदूर हो, सूबेदार हो, चाहे प्रांतीय दीवान हो, प्रांतीय बख्शी हो, चाहे सरकार के अंदर आप फौजदार हों या अमलगुजार हों, या परगना के स्तर पर आप सिकदार हों या आमिल हों, या नगर के स्तर पर आप कोतवाल हों, इन्हीं में से कोई पद आपको मिलेगा ना। चाहे जिस भी जगह पर आपकी नियुक्ति की गई है, आप ओहदेदार हैं, पदाधिकारी हैं, इसलिए आप मनसबदार हैं। और इसी को कहा जाता है विभागीय दायित्व। लेकिन एक एडिशनल दायित्व भी दिया जाता था, विभागीय दायित्व प्लस अतिरिक्त दायित्व। अतिरिक्त दायित्व, ये अतिरिक्त दायित्व क्या था? तो एक सैन्य टुकड़ी का प्रबंधन करना होता था। अधिकांश मनसबदारों को एक एडिशनल यानी एक अतिरिक्त दायित्व भी दिया जाता था कि आप एक निश्चित संख्या में सैनिक टुकड़ी मेंटेन करेंगे। वो सैनिक टुकड़ी की संख्या कितनी होगी ये शासक तय कर देते थे। अब देखोगे कि ये जो सैनिक टुकड़ी आपके साथ में अटैच होती है, इसी आधार पर संख्यावाची नाम पड़ा कि 10 के मनसबदार, यानी कि आप 10 सवार मेंटेन करेंगे। 10,000 के मनसबदार, 10,000 की सैनिक टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। तुमन, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो 10,000 सवार मेंटेन करेंगे। आपको 10 सवार है कि 100 है कि 500 है कि 2,000 है कि 5,000 है कि 10,000 है, इसी आधार पर आपको पहचाना गया कि ये 10,000 के मनसबदार हैं। यदि अतिरिक्त दायित्व के तहत सैनिक टुकड़ी मेंटेन करने वाली जिम्मेदारी नहीं दी गई होती तो हम संख्यावाची नामकरण नहीं कर रहे होते, तो हम उसे मनसबदारी नहीं कह रहे होते। मनसबदारी उसी व्यवस्था को कहते हैं जिस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी पदाधिकारी को उसके विभागीय दायित्व के अतिरिक्त एक सैनिक ड्यूटी भी दी जाती है कि वो एक निश्चित संख्या में सैनिक टुकड़ी भी मेंटेन करेगा। तो मनसबदारी शब्द का मीनिंग मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे। मैं 1 मिनट में रिपीट करता हूं। मनसबदार शब्द का शाब्दिक अर्थ है पदाधिकारी, लेकिन पदाधिकारी तो शासन की सभी व्यवस्थाओं में होते हैं। फिर मनसबदारी की खास बात क्या है? तो खास बात यह है कि इसके अंतर्गत अधिकांश अधिकारियों के पास 2 तरह के दायित्व होते हैं। एक दायित्व उसका अपना विभागीय होता है और दूसरा दायित्व होता है कि वह एक निश्चित संख्या में सैनिक टुकड़ी मेंटेन करेगा। सैनिक टुकड़ी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जिस व्यवस्था के तहत दी गई है उसी व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था कहते हैं। और इसीलिए इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों का वर्गीकरण उसके लिए आवंटित सवार की संख्या के आधार पर किया जाता है। यदि किसी को 10 सवार मेंटेन करना है तो वह 10 का मनसबदार हुआ, किसी को 500 सवार मेंटेन करना है तो 500 का मनसबदार हुआ, किसी को यदि 10,000 मेंटेन करना है तो 10,000 का मनसबदार होगा।
ये मोटा मोटी मनसबदारी का मतलब था, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम मान कर चलें कि मनसबदार शब्द का अर्थ समझ गए हैं, संख्यावाची होने का मतलब या उनका दायित्व क्या है सो समझ गए हैं, स्रोत मंगोलों से अपनाया ये समझ गए, काल समझ गए। अब अगला मुद्दा है कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो नियुक्ति की व्यवस्था आपके सामने मैंने कल ही क्लियर कर दिया है कि मुगल काल में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति किंग करते हैं, और किंग किसकी अनुशंसा पे नियुक्ति करते हैं, तो बख्शी की अनुशंसा के आधार पर। बख्शी की अनुशंसा का प्रावधान अकबर ने किया था, जबकि अकबर के इस सुधार के पहले तक अनुशंसा वजीर की होती थी। क्लियर है। अब दूसरा मुद्दा है कि कोई भी आदमी यदि मनसबदारी व्यवस्था में शामिल हो रहा है तो उसकी नियुक्ति सबसे पहले किस स्तर पर होगी। तो ये कोई निश्चित नियम नहीं है कि 10 ही के स्तर पर आपकी नियुक्ति होगी और फिर आप परफॉर्म करते करते 10,000 तक जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। आज के डेट में आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप यदि परीक्षा पास कर जाओगे तो आप कलेक्टर बन जाओगे। ऐसा थोड़े न है कि ये कहा जाएगा कि सबसे पहले तुम चपरासी बनो, उसके बाद में फिर तुम क्लर्क बनो, उसके बाद में फिर तुम पीसीएस बनो, फिर तुम जाके आईएएस बनो। तो मुगल काल में भी मनसबदारी व्यवस्था जो थी, उस मनसबदारी व्यवस्था का सिस्टम कुछ ऐसा ही था। मुगल काल में भी जो मनसबदारी व्यवस्था थी, उस मनसबदारी व्यवस्था का सिस्टम कुछ ऐसा ही था कि कोई यदि मान लो कि राजपूत राजा से आपका समझौता हो गया, आपने कहा कि हम आपको एक खास राजपूत नीति का प्रपोजल देते हैं, हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आपको हम मनसबदारी व्यवस्था में शामिल कर देंगे। तो क्या आप उसको 10 का मनसबदार बनाओगे? कोई बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो किसी को डायरेक्टली 2000 का, 5000 का, 7000 का, कई तरह का मनसब ऑफर किया जाता है। इस तरीके से आपको यह मालूम हो कि नियुक्ति ऊंचे स्तर पर भी होती थी। वेतन कैसे दिया जाता था? तो वेतन के बारे में लिखो। वेतन कुछ ही अधिकारियों को नगद वेतन मिलता था। कुछ ही अधिकारियों को नगद वेतन मिलता था। ज्यादातर को कुछ ही अधिकारियों को नगद वेतन मिलता था, ज्यादातर को कुछ ही अधिकारियों को नगद वेतन मिलता था, ज्यादातर को जागीर से वेतन मिलता था। जागीर से वेतन। अब जागीर से वेतन मिलने का क्या मतलब हुआ? तो पहले समझो जागीर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जागीर। तो जागीर का मतलब हुआ एक भूखंड जिसका भू राजस्व किसी निश्चित व्यक्ति को आवंटित किया गया हो। एक भूखंड जिसका भू राजस्व एक निश्चित व्यक्ति को आवंटित किया गया हो। एक भूखंड जिसका भू राजस्व किसी निश्चित व्यक्ति को आवंटित किया गया हो, इसी को हम बोलते हैं
जागीर। यानी भूमि का मालिक कौन है? भूमि का मालिक, यदि आपको एक इलाके का जागीर दिया गया तो क्या आपको उस इलाके की भूमि का मालिक बनाया गया? तो नहीं, भूमि का मालिक कृषक है। उस इलाके से रेवेन्यू की वसूली आप करेंगे क्या यदि आप जागीर पाए हैं? तो नहीं। राजस्व वसूली जमींदार करते थे, दिल्ली सल्तनत में भी यही था। राजस्व वसूली जमींदार के द्वारा। तो आप यदि जागीरदार हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि वो वाला जो अमाउंट है, जो रेवेन्यू का, जिसको कि चुकाया है किसान ने, जिसको वसूला है जमींदार ने, और जिसको तय किया है राजा ने। रेवेन्यू के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू तय कौन करता है? राजा। रेवेन्यू चुकाता कौन है? भूमि का मालिक यानी किसान। रेवेन्यू की वसूली कौन करता है? जमींदार। और रेवेन्यू की उस राशि का हकदार कौन होता है? तो यदि वह खालसा भूमि है तो भूमि का वो अमाउंट, भूमि के राजस्व का वो अमाउंट सीधा केंद्रीय कोष में जाएगा। और यदि वो जागीर भूमि है तो जागीर भूमि है तो उस रेवेन्यू की राशि का हकदार जागीरदार हो जाएगा। इसे आप अपने दिमाग में व्यवस्थित कर लीजिए। आपको दिल्ली सल्तनत को पढ़ने के दौर में भी मालूम चला है कि भूमि की दो श्रेणियां होती थी। एक भूमि होती थी खालसा, एक होती थी इक्ता। यहां होगी दो श्रेणियां, खालसा और जागीर की। तो भूमि के ऊपर रेवेन्यू का निर्धारण कौन करेगा? किंग। रेवेन्यू चुकाएगा कौन? भूमि का मालिक यानी किसान। वसूली कौन करेगा? जमींदार। रेवेन्यू की राशि किसके खाते में जाएगी? यदि वह खालसा भूमि है तो केंद्रीय कोष में, यदि जागीर भूमि है तो जागीरदार के पास। समझ गए आप लोग? अब अगला मुद्दा कि जैसा कि मैंने कहा कि वेतन कुछ लोगों को नगद भी दिया जाता था, कुछ लोगों को नगद भी वेतन दिया जाता था। तो इसी वजह से आपके सामने एक ट्रिक आधारित क्वेश्चन आएगा कि प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं होते थे। प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं होते थे, क्योंकि कुछ मनसबदार ऐसे भी थे जिनको वेतन जागीर के रूप में न देकर नगद रूप में दिया जाता था। जैसे मान लो इतिहासकार है, या मान लो साहित्यकार है, मान लो चित्रकार है, उन लोगों को कई बार जागीर नहीं दिया जाता था, नगद वेतन दे दिया जाता था। तो प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं होते थे। दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक जागीरदार मनसबदार नहीं होते थे, नहीं होते थे। प्रत्येक जागीरदार मनसबदार नहीं होते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जागीर या तो उनको दिया जाता था जो सरकार की नौकरी में है, उनको वेतन के रूप में। कभी कभी उन लोगों को भी जागीर दिया जाता था जो समाज में शिक्षा, संस्कृति, किसी और तरह का कल्याण कार्य आदि में लगे रहते थे। उन लोगों को उनके कार्यों में अच्छा परफॉर्म करने हेतु
सरकार अपनी ओर से उनको वित्तीय सहयोग किया करती थी। ऐसे लोगों को भी यदि वित्तीय सहयोग देना है तो सरकार का एक तरीका होता था कि उनके नाम पर कोई जागीर आवंटित कर दिया जाता था। तो जागीर का एक रूप ऐसा भी होता था, ऐसे देखो, जागीर में एक हुआ वेतन जागीर और एक होता था सुयूरगल जागीर। सुयूरगल जागीर, सुयूरगल जागीर, सुयूरगल जागीर का मतलब हुआ कि धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कल्याणकारी कार्यों के लिए जागीर का जो आवंटन होता है वह जागीर वेतन के रूप में नहीं दिया जा रहा है आपको, वो आपके कार्य को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। समझ गए आप लोग? तो एक हुआ वेतन जागीर, एक हुआ सुयूरगल जागीर। इसके अंतर्गत एक शब्द आता है मदद ए मास, मदद ए मास, और भी तरह का आता है, मिल्क, इनाम, इदरार, डोंट गो इनटू दैट डिटेल। कैटेगरी मोटे तौर पर दो है, वेतन और सुयूरगल। ठीक है, अब हम ये समझ गए कि प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं होता है और प्रत्येक जागीरदार मनसबदार नहीं होता है। तो वेतन से संबंधित हमारी कहानी में अब एक छोटा सा टुकड़ा और बचा हुआ है। मनसबदार को सवार का खर्चा उठाने के लिए एडवांस पेमेंट होता था। मनसबदार को सवार का खर्चा भी तो उठाना होगा, तो इसके लिए उनको एडवांस पेमेंट किया जाता था। जैसे कि उदाहरण लेके देखो कि एक आदमी को 5,000 का मनसबदार बनाया गया। 5,000 का मनसबदार यदि बनाया गया तो इसका मतलब क्या है? मनसबदार के रूप में यदि किसी को 5,000 का मनसबदार बनाया गया तो इसका क्या मतलब है? एक तो आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया जाएगा, डिपार्टमेंट का काम होगा आपका, वो काम आपका कुछ भी हो सकता है अलग अलग आदमी के लिए। उसके बाद दूसरा है कि डिपार्टमेंट के काम के अलावे कहा गया कि आप 5,000 सवार मेंटेन करोगे। तो 5,000 सवार मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ? 5,000 घुड़सवार मेंटेन करोगे, 5,000 घुड़सवार मेंटेन करोगे। और एक घुड़सवार को 2 घोड़ा रखना होता था, एक घुड़सवार को 2 घोड़ा रखना होता था। इसका मतलब है कि आपको 5,000 सैनिक और 10,000 घोड़ा मेंटेन करना है, घोड़ा रखना है। तो आप यदि 5,000 सैनिक और 10,000 घोड़े का प्रबंधन करने के लिए ड्यूटी बाउंड हैं तो इसके पर तो खर्चा ना होता है। तो इसी खर्चे को ध्यान में रखते हुए आपको एडवांस में ही पेमेंट कर दिया जाता था और बाद में आपके जागीर के इनकम से काट लिया जाता था। यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखने लायक है कि नियुक्ति
की अर्हता, नियुक्ति की अर्हता, क्या कोई भी आदमी अपनी योग्यता के आधार पर बड़ा बड़ा मनसबदार बन सकता था, सिर्फ इस आधार पर कि वह बहुत टैलेंटेड है, वह बहुत कुशल प्रशासक है? तो नहीं। 5,000 का मनसबदार वही हो सकता था जिसके पास में अपना कम से कम एक निश्चित संख्या में 450 के आसपास घोड़े हों। माने धनी मानी लोग ही बड़े बड़े मनसबदार के पद पर जाते थे। गरीब आदमी सिर्फ टैलेंटेड होने के कारण बड़ा मनसबदार नहीं बन सकता था, क्योंकि बड़े मनसबदार के लिए आपकी योग्यता होने के लिए निजी स्तर पर एक बड़ी संख्या में आपके पास में घुड़सवार हों, इसे आप मेंटेन करते हैं, उन्हीं लोगों को मनसबदार बनाया जाता था। तो यह ध्यान रखिएगा कि मनसबदारी के अंतर्गत योग्यता में आर्थिक क्षमता की भूमिका होती थी। इस वजह से अकबर के काल में या पूरे मुगल काल में बड़ा बड़ा मनसब सिर्फ और सिर्फ उच्च घराना के लोगों को ही मिला था। बड़ा मनसब सिर्फ उच्च घराना के लोगों को ही मिला। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो उच्च घराना का होगा। जो धनी मानी होगा वही इतना समर्थ हो पाएगा कि वो 375 घोड़ों को मेंटेन कर सके बिना सरकारी वेतन के, और वही आदमी 5,000 का मनसबदार बनने के लिए एलिजिबल होगा। समझ गए आप लोग? अब मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूं, 1 मिनट शांत होकर सुनिएगा। बीच में किसी का यदि लिंक टूटा होगा तो समझ जाएगा। मनसबदार का मतलब ओहदेदार माने पदाधिकारी। मुगल काल में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो थे वो मनसबदार कहलाते थे। अधिकांश अधिकारियों को दोहरा दायित्व दिया जाता था। एक उनका विभागीय दायित्व था, दूसरा उनका अतिरिक्त दायित्व था। अतिरिक्त दायित्व सैनिक सेना की टुकड़ी के मेंटेनेंस का था। सवार का मतलब होता है घुड़सवार। तो उनको अपने विभागीय दायित्व के साथ साथ सवार मेंटेन करना होता था। एक सवार को 2 घोड़ा मेंटेन करना होता था। जिनके पास 1 घोड़ा होता था उनको आधा सवार माना जाता था, नीम सवार। तो आपको नीम सवार जैसा टर्म याद नहीं करना है, लेकिन 2 घोड़ा 1 सवार के पीछे होना जरूरी है, क्योंकि युद्ध के दौरान यदि 1 घोड़ा घायल हो जाएगा तो दूसरा घोड़ा काम आएगा। इस तरीके की बात थी। उसके बाद तब अगला मुद्दा यह निकल के आता है कि यह सिस्टम कहां से अपनाया गया। तो मंगोलों के सिस्टम को देखकर। किसने अपनाया? अकबर ने। कब अपनाया? 1567 में। तब अगला मुद्दा है कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति की व्यवस्था सामान्य तौर पर कि शासक नियुक्त करते थे, बख्शी की अनुशंसा पर नियुक्त करते थे। उसके बाद फिर अगली बात यह है कि बड़े मनसबदार के पद पर उन्हीं की नियुक्ति हो सकती थी जो उच्च घराने के होते थे, क्योंकि इसके लिए निजी अर्हता के तहत एक निश्चित संख्या में सवार आपके पास होना जरूरी माना गया है। अगला मुद्दा है कि आपको वेतन कैसे दिया जाता था। तो कुछ लोगों को नगद दिया जाता था, ज्यादातर लोगों को जागीर में वेतन दिया जाता था। फिर मैंने बताया जागीर का मतलब क्या होता है। जागीर एक ऐसा भूखंड है जिस भूखंड से प्राप्त होने वाला रेवेन्यू उसके पास चला जाएगा जिसको वहां का रेवेन्यू आवंटित किया गया है या जिसके लिए वो जागीर आवंटित किया गया है। फिर हमने आपको यह बताया कि मुगल काल में
प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं होते थे क्योंकि कुछ को नगद वेतन भी मिलता था। तब हमने बताया कि और प्रत्येक जागीरदार मनसबदार भी नहीं होते थे क्योंकि जागीर की दो श्रेणियां थी। एक वो जागीर जो वेतन के रूप में दिया गया हो और दूसरा वो जागीर जो स्यूरगल के रूप में दिया गया हो। स्यूरगल जागीर उनको दिया जाता था जो समाज में धर्म के लिए, शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए कुछ योगदान कर रहे होते थे, तो उनके कार्यों को बढ़ावा देने के लिए शासक उनको जागीर देते थे, यानी कि भू राजस्व का आवंटन उनके नाम पर कर देते थे। कुल मिलाकर मैंने इतनी ही बातें बताई है। अब इतनी बातों को आप समझ गए होंगे, तब मैं आगे चलूं कि समस्या क्या थी इसमें। समस्या कुछ इस तरीके से आई कि 1572 में अकबर ने दाग और हुलिया पद्धति अपनाया। दाग और हुलिया पद्धति अपनाया। आपको याद रखना नहीं जरूरी है कि कौन से ईस्वी में यह किया गया, बस इतनी बात है कि 1572 ईस्वी में अकबर ने दाग और हुलिया की पद्धति अपनाया। इसका मतलब है कि उसने सवारों को लेकर यह नियम बना दिया कि कोई भी मनसबदार जो सवार मेंटेन कर रहा है, उस सैनिक और उसके घोड़े की सही सही पहचान जरूरी है, ताकि युद्ध के वक्त में हमें कोई नकली सैनिक और नकली घोड़ा न मिल जाए। तो उसने ये नियम बना दिया कि सभी सवारों की हमें परख रखनी होगी। उनका घोड़ा दागा हुआ होना चाहिए और उनका हुलिया हमें मालूम होना चाहिए। और जो हमने उनके लिए डेटा तैयार किया है कि किसका हुलिया कैसा है, किसके घोड़े पे दाग कैसा है, उसी डेटा के आधार पर हम रेगुलरली उनकी जांच करेंगे। रेगुलर जांच करते रहेंगे तो हमारी सेना की गुणवत्ता मेंटेन रहेगी। इसीलिए दाग और हुलिया की पद्धति अपनाई गई। अब देखोगे कि दाग और हुलिया की पद्धति अपनाने के वक्त में अकबर के दिमाग में क्या बात चल रही है। अकबर ने तब तक लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म कर लिया था। लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म कर लिया था। अकबर ने तब तक लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म कर लिया, भू राजस्व व्यवस्था में सुधार का कार्य कर लिया। अकबर ने उस समय तक जो भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया, वो व्यवस्था क्या है उसकी चर्चा अभी मैं नहीं करूंगा, बाद में बताऊंगा। बस एक लाइन समझिए कि अकबर ने जब भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया तो उसको ये लगने लगा कि हम अब यह बहुत एक्यूरेट अनुमान लगाने में कामयाब हो गए कि कौन से भूखंड से कितना रेवेन्यू आएगा, कौन से भूखंड से कितना रेवेन्यू आएगा, इसका अंदाजा हमने बहुत एक्यूरेट लगा लिया है। यह अकबर का कॉन्फिडेंस था और इसीलिए उसने ये कहा कि जब आपको हम जागीर कोई देते हैं तो जागीर से मान लो कि हमने ये अनुमान लगाया कि 2 लाख रुपया आएगा, तो 2 लाख रुपया का जागीर हम आपको देते क्यों हैं? जागीर के आवंटन और इक्ता के आवंटन में बड़ा अंतर था। इसको समझना थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आसान है, डिफिकल्ट नहीं होगा। जब किसी को इक्ता दिया जाता था तो कहा जाता था कि तुम उस इक्ता का रेवेन्यू वसूल कर लो, तुम ही उस इलाका का प्रशासन चला रहे हो तो उस प्रशासन के सारे खर्चे कर लो, एक सैनिक टुकड़ी भी मेंटेन कर रहे हो तो सेना का खर्चा भी निकाल लो, और जो पैसा बच जाएगा फवाजिल वो हमारे केंद्र के कोष में जमा कर देना।
ये एकता का सिस्टम था। जागीर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जागीर आपको दिया जाता है तो इस तरीके से कि आपका वेतन क्या है और आपके सवार के ऊपर खर्चा कितना आएगा, दोनों का योग निकाल लिया गया और उतने के बराबर रेवेन्यू वाला जागीर आपको दे दिया जाता था। यानी कि मान लो कि यदि यह तय हुआ कि 50,000 रुपया आपका वेतन है और 1.5 लाख सैनिकों के ऊपर खर्च होगा। ये नंबर इमेजिनेटिव है, नंबर के एक्यूरेसी मत जाइएगा, समझाने के लिए है कि 50,000 आपका वेतन है और 1.5 लाख सैनिकों के ऊपर खर्च होगा, तो दोनों को मिलाकर 2 लाख रुपया आपको मुझे देना है। यदि मैं किंग हूं और आप यदि मनसबदार हैं तो मुझे 2 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। और 2 लाख रुपया मैं आपको नगद नहीं दे रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं एक भूखंड आपके नाम पर आवंटित करूंगा कि इस इलाके से 2 लाख रुपए के रेवेन्यू की वसूली होती है, इस इलाके का रेवेन्यू अब आपका हुआ। हम आपको 2 लाख रुपए के रेवेन्यू वाला ही भूखंड जागीर में देंगे। 2 लाख रुपए की रेवेन्यू की राशि जिस भूखंड से वसूल होती है वही भूखंड आपको हम जागीर रूप में देंगे। यहां फवाजिल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्लियर है? तब समस्या क्या हुई? समस्या यह हुई कि जमा और हासिल में अंतर हो गया। जमा और हासिल में अंतर हो गया। यहां पर आपके सामने में ये दोनों शब्द आएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के फारसी भाषा का शब्द यूज किया है। मीनिंग समझाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ही आएगा कि जमा का मतलब क्या है। जमा का मतलब होता है राजस्व का अनुमान। अनुमान यानी कि आपने अनुमान लगाया था कि 2 लाख रुपए की राशि यहां से प्राप्त होगी, यह आपका अनुमान था। इसी आधार पर आपने 2 लाख का जागीर किसी को दिया। जमा माने एक्सपेक्टेड और हासिल का मतलब क्या है? प्राप्त होने वाली राशि। प्राप्त होने वाली राशि। प्राप्त होने वाली राशि। हाँ हाँ, आइए सत्यम, काम चल जाएगा बेटा, काम चल जाएगा। प्राप्त होने वाली राशि, मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपए की ही राशि प्राप्त हो पाई। यदि 1.5 लाख रुपए की राशि ही प्राप्त हो पाई तो 50,000 रुपया तो कम आया ना। यदि 50,000 रुपया कम आया तो मनसबदार अपना दायित्व नहीं निभा पाएगा। यही है मनसबदारी की व्यवस्था की समस्या। जमा 2 लाख रुपया, हासिल 1.5 लाख रुपया, 50,000 रुपये का गैप। अब बेचारा मनसबदार उस निश्चित संख्या में सैनिक टुकड़ी को कैसे मेंटेन करे, जिसे मेंटेन करने के लिए खर्च होगा 2 लाख रुपया, लेकिन आपके जागीर से मिला है 1.5 लाख रुपया, तो वो जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल होने लगा। लेकिन अकबर का अनुमान है कि 2 लाख रुपया तो मिल ही रहा है, अतः वो जब रेगुलर परेड करवाता था मनसबदारों के सवारों की, तो यदि संख्या कम हो गई तो कार्रवाई हो जाती थी।
कितने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, उनका डिमोशन हो गया, उनको अपमानित किया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस वजह से कई सारे अमीर नाराज हुए और विद्रोह कर दिए। तो मनसबदारी के अंदर जमा हासिल के अंतर से नाराज अमीरों ने विद्रोह किया था। अकबर के खिलाफ 1580 ईस्वी में एक बड़ा प्रचंड विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह का एक कारण यह भी था, उस विद्रोह में उलेमा लोग भी शामिल थे, क्योंकि अकबर की धार्मिक नीति से भी वो नाराज थे, तो एक कारण वो भी था। लेकिन 1580 के विद्रोह का एक कारण था जमा और हासिल का अंतर, जिसके कारण मनसबदार अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पाते थे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। और मनसबदारों को लगता था कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है, क्योंकि हम दोषी नहीं हैं। आपने हमको 2 लाख रुपए की जिम्मेदारी दे दिया और 1.5 लाख की प्राप्ति हुई आपके जागीर से, तो हम क्या अपने घर से चुका के जिम्मेदारी निभाएंगे? ये क्राइसिस था मुगलों में। ठीक है, अब चल के देखो कि समस्या का फिर समाधान कैसे आया। सुधार, सुधार के लिए अकबर के काल में क्या सुधार हुआ? अकबर ने तय किया कि जात में कमी किए बिना ही सवार में कमी हो सकती है, हो सकती है। फिर आपके सामने 2 शब्द आ गया फारसी भाषा के, जात और सवार। ये सब शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर तो शब्द ही पूछ देता है, पूछता है इसका मीनिंग क्या है। मनसबदारी में 2 शब्द हमेशा रहेंगे, जात और सवार। अकबर के काल में जब अधिकारी लोग विद्रोह करने लगा तो अकबर को लगा कि अरे ये तो बड़ा ईमानदार था, बड़ा वफादार था, इकाई विद्रोही हो गया। तो लोगों ने समझाया अकबर को कि आपका सिस्टम ही दोषी है, तो क्या करेगा? तो अकबर ने कहा कि तो फिर तो सुधार करेंगे, और क्या करेंगे। तो सुधार करने के तौर पर उसने क्या किया, उसने कहा कि यदि कोई आदमी निर्दोष है और वह जागीर के आय के अपर्याप्त होने के कारण सवार की संख्या मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उसको कहा जाएगा कि तुम संख्या कम कर लो सवार की, तुम संख्या कम कर लो सवार की। सवार की संख्या कम कर लो, तुम्हारे जात में कोई कमी नहीं आएगी। जात का मतलब है तुम्हारा पद जैसा है वैसा ही बना रहेगा। पद का अपना एक दर्जा भी होता है। तुम्हारा पद, तुम्हारा दर्जा, मतलब तुम्हारा स्टेटस जैसा है वैसा ही बना रहेगा। सवारों में कटौती कर लेना, तो यही है सुधार। सवार में कमी की जा सकती है, की जा सकती है। इसके तहत उसने ये रूल बनाया। अच्छा, 1 मिनट रुको, तुम लोग जो दिल्ली में हो वो राज्यसभा टीवी के ऊपर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रैंकर्स जो हैं उन लोगों के साथ में बातचीत आयोजित की गई है। तो तुम लोग यदि कोई दिल्ली में हो और राज्यसभा जाना चाहते हो, राज्यसभा के बगल में ही स्टूडियो है उनका, राज्यसभा के बगल का स्टूडियो है, वहाँ जाना चाहते हो तो तुम लोग जा सकते हो।
लेकिन इसके लिए तो तुम्हारा दिल्ली में होना ज़रूरी है। दिल्ली के अंदर भी हो तो मतलब वैसे तो राज्यसभा वाले लोग आते हैं और फिर वो क्या कहते हैं अपना कैब वगैरह भेजते हैं, आपको वहाँ से पिक करना फिर आपको ड्रॉप करना उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसमें लड़कियों को बुलाया गया है, लड़कियों को बुलाया गया है। मतलब पता नहीं लड़कों को क्यों नहीं बुलाया गया, या फिर लड़कों को बुलाया गया होगा तो लड़कों की हो सकता है कि उनकी ज़रूरत पूरी हो गई होगी, मतलब जितनी संख्या में चाहिए। तो यही बार बार कॉल आ रहा है राज्यसभा टीवी से, और मैं क्लास में हूँ, जवाब तो दूंगा नहीं उनको भी। नहीं नहीं, लड़कों को हो सकता है कि जितनी संख्या चाहिए होगी उतनी संख्या उन्होंने किसी से बात कर ली होगी, इसी वजह से। लेकिन प्रॉब्लम यह है क्या कि कनेक्ट कैसे होगा, कनेक्ट होने में कठिनाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवार का अर्थ माने घुड़सवार होता है बेटा, सवार माने घुड़सवार। चलो आगे बढ़ते हैं। अकबर ने तय किया कि जात में कमी किए बिना ही सवार में कमी हो सकती है। अब फोकस करो, फोकस करो, टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। कि पद और दर्जा, अब इसके अंतर्गत उसने एक नियम बना दिया कि जात के बराबर सवार जरूरी नहीं है, जात के बराबर सवार जरूरी नहीं है। यानी कि यदि आपका मनसब 5,000 का है तो आपको हर हाल में 5,000 सवार मेंटेन करना पड़े, ये जरूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, अकबर ने क्या नियम बनाया? जात के बराबर सवार मेंटेन करना जरूरी नहीं है। ऑप्शन में रहेगा कि अकबर के मनसबदारी व्यवस्था में नियम था, या अकबर का नाम नहीं दे, ऐसे ही दे दे, मनसबदारी व्यवस्था में नियम था कि जात के बराबर सवार मेंटेन करना जरूरी था। तो ऐसा नहीं है। कहा गया कि जात के बराबर सवार हो सकता है, जात इक्वल टू सवार हो सकता है, जात के बराबर सवार हो सकता है, होना अनिवार्य नहीं है। ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 2 है जात के आधे से ज्यादा सवार, ज्यादा सवार। यानी आपका यदि 5,000 का जात है, जात माने पद का ओहदा 5,000 का है, 5,000 का जात है तो सवार की संख्या 2,500 से ज्यादा होनी चाहिए कम से कम। यदि आप कैटेगरी 1 में है तो 5,000 का जात, 5,000 का सवार। कैटेगरी 2 में है तो 5,000 का जात और सवार 2,500 से ज्यादा। और कैटेगरी 3 में है तो सवार की संख्या 2,500 से भी कम हो सकती थी, हो सकती थी। ये 3 कैटेगरीज हो गए, जात इक्वल टू सवार की। फिर दूसरी कैटेगरी जात के आधे से ज्यादा सवार हो। तीसरी कैटेगरी जात के आधे से भी कम सवार हो सकती है। ठीक है। अब इसमें एक जो अपर लिमिट था वो ये कि जात से ज्यादा सवार नहीं हो सकता था, जात से ज्यादा सवार नहीं हो सकता था।
जात से ज्यादा सवार नहीं हो सकता था। यानी सवार की संख्या अधिकतम यदि होगी तो जात के बराबर की होगी, जात से ज्यादा सवार नहीं संभव है। तुम लोग आपस में बड़ी बातें करते हो जी। मतलब मैं समझ नहीं पाता हूं कि ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उन बच्चों को इतनी बातचीत करने की प्रेरणा कहाँ से आती है। वो बच्चे यदि इतनी बात करेंगे तो नहीं पास करेंगे, ये कहो तो तुम लाके मुझसे साइन करवा लेना, मैं किसी स्टाम्प पेपर पर साइन कर दूंगा। कि टीचर पढ़ा रहा है, तुम बात कर रहे हो। तुमको पता है तुम्हारा मुकाबला किससे है? तुम्हारा मुकाबला उन लोगों से है जो आईआईटी पास कर गया है, जो आईएम से तैयारी करके आ गया है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे किसी और बड़े यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, टॉपर है, 98 99% मार्क्स लाता है 10th में 12th में। जो लोग ऑलरेडी यूपीएससी पास कर गए हैं और इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, या जो एक दो बार इंटरव्यू दे चुके हैं या मेंस दे चुके हैं, या जो पीसीएस का एग्जाम फाइनली पास कर चुके हैं, उन लोगों से तुम्हारा मुकाबला है। यहाँ तक कि उनसे भी मुकाबला है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और इंडियन मूल के हैं और इंडिया में सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। उन लोगों से तुम्हारा मुकाबला है। सीट 1000 के आसपास ही होनी है। तो जब एग्जाम में सक्सेस का रेट 1% का भी नहीं है, उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी अधिकांश लोगों की पृष्ठभूमि भी साधारण ही होती है, और उसके बावजूद तुम जब क्लास के दौरान बातचीत करना अफोर्ड कर लेते हो, तो तुम अपने आप को कालिदास समझते हो क्या? अपने आप को आइंस्टीन समझते हो क्या? तुम क्या हो भैया कि बात करना अफोर्ड कैसे कर सकते हो? या तो तुम लोग सच में आइंस्टीन और न्यूटन हो, कोई आर्यभट्ट और कोई बराहमिहिर हो, तो मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ लेता हूं कि भैया मेरा तो भाग्य खुल गया कि तुम्हारे सामने मैं खड़ा हो पाया। यदि तुम नहीं हो आर्यभट्ट और नहीं हो बराहमिहिर और नहीं हो आइंस्टीन, तो मैं समझता हूं कि बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तो बच्चे आपस में चटर चटर पटर पटर कर रहे हैं। ये तो बड़ी ही बेतुकी सी बात हो। अब देखो कि, और ये भी ध्यान रखो कि कितना भी कठिन एग्जाम है, तुम परीक्षा पास कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपना तो तन मन धन लगाओ, तुम अपना तो पूरा पूरा फोकस लगाओ। तुम्हारे फोकस के अभाव में तुम ऐसे ही आपस में चैटिंग वेटिंग करते रहते हो। यह पढ़ाई करने का बिल्कुल ही वाहियात तरीका है, और इतने वाहियात तरीके के बीच में तुम यूपीएससी पास करने का सपना भी देखते हो। तो इसका मतलब यह है कि मैं मानकर चलता हूं कि तुम सपना देखने की अपनी आजादी का उपभोग कर रहे हो। यह तुम्हारा मौलिक अधिकार है, तुम उपभोग करो। लेकिन यूपीएससी पास करना मौलिक अधिकार नहीं होता है। यूपीएससी पास करने के लिए तुमको वो कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते हो कि नहीं, यूपीएससी वालों ने मुझे पास नहीं किया, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए। यूपीएससी वाले कहेंगे भैया मैंने कंपटीशन रखा था, और उस कंपटीशन में ये भाई साहब 200 हेक्टर दूर पे खड़े थे, इनको कहाँ से हम सेलेक्ट करते? तो वो जो 200 हेक्टर की दूरी है उसको पाटने के लिए तुम्हें अपने आप को साधक की तरह साधना पड़ेगा। नहीं, 10th एंड 12th के बच्चों से कोई कंप्लेन नहीं है मेरा। 10th के बच्चे रहें, 12th के बच्चे रहें, मुझे बच्चों से कंप्लेन नहीं है। मेरा कंप्लेन सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों से है, चाहे वो 10th के हों, चाहे वो 12th के या ग्रेजुएट हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों, जो चैटिंग करते हैं। जो चैटिंग करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूं। क्लास के दौरान जो चैटिंग करता है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और जो सिलेक्शन चाहता है उसको अपने को कॉन्सेंट्रेट करना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ो कि
सुधार अकबर ने क्या किया सो मालूम हो गया आपको। अब अगला मुद्दा क्या है कि जहांगीर ने क्या सुधार किया। जहांगीर ने क्या सुधार किया, तो वह दो अस्पा सिंह अस्पा की पद्धति लागू किया। दो अस्पा सिंह अस्पा की पद्धति लागू किया। दो अस्पा सिंह अस्पा की पद्धति लागू किया। दो अस्पा, अस्पा माने होता है घोड़ा, घोड़ा। दो अस्पा माने दो घोड़ा। सिंह अस्पा माने, सिंह माने होता है तीन, तो सिंह अस्पा माने तीन घोड़ा। सिंह अस्पा माने तीन घोड़ा। दो अस्पा सिंह अस्पा, दो घोड़ा तीन घोड़ा, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके तहत नियम क्या था सो लिख लो कि अब कोई भी मनसबदार अपने जात से 1.5 गुना, कोई भी मनसबदार अपने जात से 1.5 गुना सवार रख सकता था। कोई भी मनसबदार अपने जात से 1.5 गुना सवार रख सकता था। कोई भी मनसबदार अपने जात से 1.5 गुना सवार रख सकता था। 1.5 गुना सवार रख सकता था। यानी कि यदि तुम्हारा मनसब 5,000 का है तो तुम 7,500 सवार रख सकते हो। यह सुधार किया जहांगीर ने। इसका फायदा था, क्या फायदा था कि अब वो यदि ज्यादा सवार चाहता है, यानी ज्यादा संख्या में सैनिक टुकड़ी चाहता है, तो उसको अतिरिक्त सेना की बहाली के ऊपर ही अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ेगा। यदि वो नियम नहीं बदलेगा तो मान लो कि उसको अब 2,500 और सैनिक चाहिए, तो अकबर के नियम के मुताबिक यदि चलोगे तो तुम 5,000 के मनसबदार हो तो 5,000 ही अधिकतम सवार रख सकते हो। यदि तुमको चाहिए 7,500 सवार तो तुमको अब एक 2,500 का मनसबदार भी अपॉइंट करना पड़ेगा, और अब तुमको दोहरा खर्चा उठाना पड़ेगा अकबर के नियमानुसार कि मनसबदार का भी खर्चा उठाओ और सवार का भी खर्चा उठाओ, मनसबदार का भी खर्चा उठाओ और सवार का भी खर्चा उठाओ। अकबर में दोहरा खर्च उठाना पड़ता, तो जहांगीर ने इसको सुधारा। उसने कहा कि जात से 1.5 गुना तक सवार मेंटेन किया जा सकता है। इसके कारण उसको सिर्फ और सिर्फ अतिरिक्त सवार का खर्चा उठाना पड़ा, मनसबदार का नहीं। डोंट गो इनटू दैट डिटेल। बस इतना कि अकबर के सिस्टम में जो कमी थी उसको ठीक किया जहांगीर ने, और उसको क्या नाम रखा है, 2 अस्पा सिंह अस्पा पद्धति। क्वेश्चन क्या आएगा, 2 अस्पा सिंह अस्पा पद्धति किसने शुरू किया, जहांगीर ने। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, 2 अस्पा सिंह अस्पा पद्धति से जहांगीर को क्या फायदा हुआ, तो कॉस्ट कटिंग हुआ, माने दोहरा खर्च करने से बच गया। ठीक है। अब अगला मुद्दा है कि शाहजहां ने क्या सुधार किया। शाहजहां ने जो शुरुआत किया उसको क्या कहते हैं, उसने माहवारी प्रणाली शुरू किया। उसी को सिमाहा
सिसमाहा सब कहा जाता है। मैंने ये सब शब्द इसलिए लिख दिया क्योंकि कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा कि सिमहा पद्धति किसने शुरू किया, सिसमाहा पद्धति किसने शुरू किया, तो नाम सिर्फ सुन लेना जरूरी है। उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है माहवारी प्रणाली। माहवारी प्रणाली का मतलब क्या है कि वह मनसबदार के जागीर के आय का मासिक आकलन किया, मनसबदार के जागीर का मासिक आकलन किया, जबकि इसके पहले तक वार्षिक आकलन होता था। पहले तक वार्षिक आकलन होता था। जबकि इसके पहले तक वार्षिक आकलन होता था। जबकि इसके पहले तक वार्षिक आकलन होता था। वह मनसबदार के जागीर के आय का मासिक आकलन किया, जबकि पहले तक वार्षिक आकलन होता था। इसका मतलब समझो, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन 1 मिनट लिख लो पहले, उसके बाद समझना। कारण क्या था, ऐसा क्यों किया? क्योंकि जमा और हासिल का अंतर बढ़ने लगा था। जमा और हासिल का अंतर बढ़ा। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? हासिल के अनुपात में सवार की संख्या निर्धारित करना। हासिल के अनुपात में सवार की संख्या निर्धारित करना। यानी कि तुम ये समझो कि मान लो कि तुमको 5,000 का मनसब दिया गया और 5,000 के मनसब के लिए 2 लाख का जागीर दिया गया, और तुम्हारे जागीर से 2 लाख रुपए की प्राप्ति होगी। ये तो जमा का मामला है, ये आकलन था, लेकिन वास्तव में प्राप्ति होती है मात्र 1 लाख की। तो तुमको छमाही मनसबदार कहा जाएगा। 6 माही मनसबदार कहा जाएगा। और इसके तहत कह दिया जाएगा कि यदि तुम्हारे सवार की जिम्मेदारी 5,000 की थी तो कह दिया जाएगा कि अब तुम 2,500 ही मेंटेन करो, क्योंकि तुमको 2 लाख की जगह पर 1 ही लाख की प्राप्ति हो रही है। तो यदि तुम्हारे जात में 2 लाख है, हासिल में, सॉरी माफ करिए, यदि तुम्हारे जमा में 2 लाख है, हासिल में 1 ही लाख है, तो तुमको सवार की संख्या उसी अनुपात में कम कर देना है। इसी को कहते हैं माहवारी प्रणाली। तो अब ये देखो कि इसको ऐसे एक और उदाहरण से समझो
मान लो कि किसी का जमा है 1,20,000। 1,20,000 इसलिए बोल रहा हूं ताकि समझने में सहूलियत होगी। 1,20,000 इसलिए बोल रहा हूं ताकि समझने में सहूलियत होगी। 12 महीने का है, साल भर में आपके जागीर से 1,20,000 रुपया की प्राप्ति होगी, यह मेरा अनुमान है। लेकिन यदि आपको प्राप्त हुआ 1 लाख, तो यह आपको 10 महीने के बराबर की राशि प्राप्त हुई ना। 10 महीने के बराबर की राशि प्राप्त हुई। यदि आपको प्राप्त हुआ 80,000, तो यह 8 महीने की राशि प्राप्त हुई। यदि प्राप्त हुआ आपको 60,000, तो यह 6 महीने के बराबर की राशि प्राप्त हुई। यदि प्राप्त हुआ आपको 4,000, तो यह 4 महीने की राशि प्राप्त हुई। 3,000 ही प्राप्त हुआ, 3 महीने की राशि प्राप्त हुई। और इसी अनुपात में आपको अपने सवार की संख्या में कटौती कर देना है। यही सिस्टम है शाहजहां का। इसी को माहवारी पद्धति कहते हैं। इससे क्या फायदा हुआ? मनसबदारों के माथे पर जो तलवार लटकता रहता था कि हमारे जागीर का इनकम उतना है नहीं जितना कि अनुमान किया गया था, हम उतना सवार कैसे मेंटेन करें, तो मनसबदार को राहत मिल गई। लेकिन अब समस्या यह है कि मनसबदार को राहत तो मिल गई, किंतु मुगल शासकों की शक्ति का आधार था उनकी सेना। सेना की शक्ति का आधार है घुड़सवारी, और घुड़सवारी किनके पास होती थी? मनसबदार के पास। मनसबदारों के घुड़सवार की संख्या गिरती चली गई, यानी कि मुगलों की शक्ति घटती चली गई। और नतीजा क्या निकल के आएगा कि यदि किसी मनसबदार के इलाके में विद्रोह हो जाए तो विद्रोह का वो दमन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि संख्या घट गई है। तो विद्रोह की कामयाबी बढ़ जाएगी। समझ गए? अब हम कह सकते हैं कि मनसबदारी को लेकर जो मोटा मोटी ढांचा था वो हमने क्लियर कर दिया है। अब आपको मैं पहले पेज की ओर ले चलता हूं। पहले पेज में चल के देखो तो आपके सामने में सुधार की कहानी बता दिया कि क्या सुधार किया अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। अब अगला मुद्दा है अमीर के विद्रोह का। ये मैं समझा चुका हूं कि अमीर विद्रोह करता था, जैसे अकबर काल में विद्रोह हुआ था। फिर मनसबदारी का संकट क्या है? मनसबदारी के संकट के बारे में समझिए। मनसबदारी का संकट एक, जमा हासिल का अंतर, जमा हासिल का अंतर, और धीरे धीरे सैन्य शक्ति में कमी। ये आपने ऑलरेडी समझ लिया है। धीरे धीरे सैन्य शक्ति में कमी। उसके बाद दूसरा क्या है? मनसबदार की संख्या बढ़ती गई, संख्या बढ़ती गई। मनसबदार की संख्या बढ़ती गई, जबकि उस अनुपात में साम्राज्य विस्तार नहीं हुआ।
उस अनुपात में साम्राज्य विस्तार नहीं हुआ। उस अनुपात में साम्राज्य विस्तार नहीं हुआ। मतलब आप समझो कि अकबर के काल में मनसबदारी का जो आकार था, माने उसके अंदर जितने अधिकारी कर्मचारी लोग थे, उनकी जो संख्या थी, उसकी तुलना में औरंगजेब के काल में यह संख्या 8 गुनी हो गई। माने यदि 100 अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं अकबर के पास, तो 800 काम करते हैं औरंगजेब के काल में। तो संख्या बहुत बड़ी हो गई। यदि आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर मेंटेन करना है तो आपको अब अकबर से उतनी अनुपात में ज्यादा रेवेन्यू चाहिए, लेकिन उतने अनुपात में रेवेन्यू आएगा कैसे? या तो आप उतने ही अनुपात में क्षेत्र विस्तार कर लो तो ज्यादा रेवेन्यू आ जाएगा। क्षेत्र का थोड़ा विस्तार तो हुआ है, लेकिन थोड़ा ही हुआ है। दूसरी बात है कि दूसरा तरीका होता है कि आप अपने इलाके की भूमि की उर्वरता को बढ़ावा दे दो, बंजर भूमि को खेती योग्य बना लो, भूमि की उर्वरता में वृद्धि कर दो। लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसी कोई क्रांतिकारी गतिविधि हुई नहीं। तीसरा उपाय है कि आप इंडस्ट्री में, ट्रेड में क्रांतिकारी उन्नति कर लो ताकि जो कंपनसेशन है वो इसी के रास्ते हो सके। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो नतीजा क्या निकल के आएगा? संकट की स्थिति आ जाएगी। यही संकट है। अब इसके आगे जागीरदारी संकट। जागीरदारी संकट और मनसबदारी संकट एक ही है। जागीरदारी संकट के तहत वही कहानी है कि जागीर के एक्सपेक्टेड इनकम और जागीर के अप्रोप्रिएटेड इनकम के बीच का जो डिफरेंस था, उसी से तमाम संकट पैदा हुआ था। और इसके नतीजतन क्या होता था कि जमींदार और किसान का विद्रोह हुआ। जागीरदारी, जमींदारी और कृषक, तीनों के संकट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि जागीर से इनकम की उम्मीद है 2 लाख और 2 लाख की प्राप्ति नहीं हुई, और सरकार कहती है कि तुमको अपने सवार की संख्या मेंटेन करना है, तो क्या उपाय होगा मनसबदार के पास? वो अपने इलाके के जमींदार को फोर्स करेगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वसूली करो। जमींदार विद्रोह कर देगा। किसानों से जबरदस्ती रेवेन्यू वसूली की कोशिश करेगा, किसान विद्रोह कर देगा। तो बेसिकली जमा और हासिल के इस अंतर के कारण मनसबदारी का ढांचा भी टूटा, जमींदार भी विद्रोही हुए, किसान भी विद्रोही हुए। इस विषय को आप अब यहां पर विराम दे सकते हैं और हम कह सकते हैं कि मनसबदारी सिस्टम हमारा हो गया पूरा। और इसके साथ साथ सैनिक सुधार का काम भी हो गया। सैनिक सुधार के बारे में भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वह वो दागो हुलिया की पद्धति अपनाया था। तब अगला मुद्दा है भू राजस्व की प्रणाली का। अकबरकालीन भू राजस्व की प्रणाली। भू राजस्व की प्रणाली। भू राजस्व की प्रणाली इस बार हिंदी मीडियम में 50+ सिलेक्शन हुआ है, और भी ज्यादा हुआ है, और अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। अब बच्चों, अब हम लोग को आगे के टॉपिक की ओर मूव करना है। यदि मैं आगे की टॉपिक की ओर मूव करने के पहले आपसे पूछूं कि क्या कोई क्वेश्चन है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। देखो, हिंदी माध्यम के रिजल्ट की संख्या की बात यदि करोगे तो मेरा ये कहना है कि
ये रिजल्ट यदि 300 के पार जाए, 350 के आसपास 400 की ओर मुड़ता हो नजर आए, तो आपको यह क्लेम करने का मौका मिलेगा कि हाँ भैया, हम अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जो 50-60 रिजल्ट आ रहे हैं, 70 रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट पिछले वर्षों की तुलना में इनकरेजिंग है। आप लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। लेकिन अभी हिंदी मीडियम के शिक्षकों और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों दोनों को विशेष और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि हम गौरवशाली स्थिति में जा सकें। कम से कम ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे परफॉर्मेंस का लेवल थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हुए अगले बार ये 100 पार कर जाए, 2-3 साल के अंतर्गत ये 150 पार कर जाए। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़नी चाहिए। यदि इसकी संख्या बढ़ती जाएगी तो बल्कि सिविल सर्विसेज के माध्यम से बेहतर ऑफिसर भी मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि हिंदी मीडियम वाले अच्छे ऑफिसर होते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि भारत और इंडिया के बीच का जो गैप है उसे मिटाना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट हों तो उसकी एक कमजोरी रह जाएगी, उनका सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। भाषा के कारण यदि कोई पिछड़ जाए तो ये बहुत बड़ी विपदा की बात है, बहुत बड़ी त्रासदी की बात है। लेकिन बच्चों, आपको अपनी ओर से यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आप अपनी पढ़ाई को बहुत ऊंचे मकाम पर नहीं ले जाते हो तो यूपीएससी वाले आपके ऊपर अनुकंपा नहीं करेंगे। उन्हें बराबर की कॉम्पिटेंस वाला व्यक्ति ही चाहिए। उनको योग्यता में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच में कोई भेद नहीं करना है, वो होना भी नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ो। भू राजस्व की प्रणाली। भू राजस्व की प्रणाली का मतलब क्या है? जब कोई भू राजस्व की प्रणाली अपनाता है तो उसमें सबसे पहली जरूरत उसकी होती है भूमि की कुल मात्रा का ज्ञान। भूमि की कुल मात्रा का ज्ञान, पहला पॉइंट। उसके बाद भूमि की उर्वरता का ज्ञान, तीसरा भूमि कुल उपज का ज्ञान, कुल उपज का ज्ञान। चौथा चौथा है भूमि पर कर या उपज पर कर। उसके बाद फिर पांचवा है कर नकद या अनाज में। उसके बाद है उपज के मूल्य का निर्धारण। उपज के मूल्य का निर्धारण, उपज के मूल्य का निर्धारण।
मनसबदारी के संकट के कारण साम्राज्य के ऊपर असर पड़ा कि नहीं? बेटा मैंने बता दिया, मनसबदारी का क्राइसिस है, जागीरदारी का क्राइसिस है, जमींदारी का क्राइसिस है, किसान का क्राइसिस है, सब मिला के साम्राज्य का पतन करा दिया। ठीक है ना? तो उपज के मूल्य का निर्धारण। फिर अगला मुद्दा है भूमि का मालिक कौन। फिर राजस्व की वसूली कौन करेगा? राजस्व की वसूली कौन करेगा? फिर इतना ही काफी आपके लिए। अब देखो आपकी भूमि की कुल मात्रा का ज्ञान कैसे हो सकता है? यदि आप भूमि की कुल मात्रा का ज्ञान हासिल करना चाहते हो तो आपके पास में क्या उपाय है? हाउ कैन यू डिसाइड कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ लैंड इन योर एम्पायर, इन योर एरिया? तो या तो आप अनुमान लगाओगे या तो आप पैमाइश करवाओगे। पैमाइश माने मेजरमेंट, माने नपाई। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करवाया था, फिर शेरशाह ने करवाया है, फिर अकबर ने करवाया है। अकबर ने भूमि की पैमाइश करवाया, तो अब पैमाइश के बारे में लिखो। पैमाइश, इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो भूमि की पैमाइश करने के लिए जो उपकरण यूज किया उसको कहते हैं जरीब। जरीब का उपयोग किया। क्वेश्चन क्या आएगा? जरीब क्या है? कला की एक पद्धति, संगीत की एक पद्धति, साहित्य की एक पद्धति, भूमि माप का एक उपकरण। उत्तर होगा भूमि माप का एक उपकरण, तो जरीब। उसके बाद उसने भूमि को नापने के लिए जो यूनिट यूज किया उसको क्या कहते हैं? गज ए इलाही। गज ए इलाही। गजे सिकंदरी यूज किया था शेरशाह ने, बिघा या बिस्वा यूज किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, गज ए इलाही यूज किया है अकबर ने। इस विषय पर इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। अब देखो दूसरा मुद्दा है भूमि की उर्वरता का ज्ञान। भूमि की उर्वरता का निर्धारण बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि एक राज्य के अंदर की भूमि की ओर चलकर देखो तो क्या सभी भूमि की उर्वरता एक समान होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है। कुछ भूमि बहुत उर्वर होती है, कुछ भूमि एकदम बंजर जैसी होती है। तो भूमि की उर्वरता का डिफरेंशिएशन समझना जरूरी है। अकबर ने इसको इस तरीके से तय किया कि उर्वरता का निर्धारण कर, कर का मैंने भू राजस्व का निर्धारण किया। उस उसके काल में भूमि को कुल 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। 4 श्रेणियां। ए पोलज, बी परती, सी चाचर, डी बंजर। पोलज
प्रति चाचर बंजर। अब आपको इनके डिटेल में नहीं जाना है, आपको यह समझना है कि ये 4 क्या है। तो ये 4 भूमि की श्रेणियां हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे उर्वर भूमि कौन थी, सबसे श्रेष्ठ भूमि कौन थी। तो पोलज, पोलज की भूमि जो थी वो सबसे श्रेष्ठ भूमि थी। वहां पे जितना कर लगता था उसकी तुलना में यहां पर 1/2 लगता था, यहां पर 1/3 लगता था, यहां पर 1/4 लगता था। तो इससे क्या फायदा होगा कि लोग उन इलाकों में भी खेती कर सकते हैं जिन इलाकों में उपज थोड़ी कम होती है, क्योंकि उन इलाकों में कर भी तो कम है। जिन इलाकों में कम उपज है, जहां उर्वरता कम है, उस इलाके में कर को कम कर दिया गया। इससे फायदा यह हुआ कि बंजर भूमि में खेती करने की प्रेरणा थोड़ी बढ़ी, कम उर्वर भूमि में खेती करने की प्रेरणा थोड़ी बढ़ी। यह एक इंटेलिजेंट इकोनॉमिक डिसीजन था। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आएगा, पोलज पे। अब ये क्लियर हो गया। अब यदि आप भूमि की उर्वरता का निर्धारण कर लिए तो कुल उपज का ज्ञान अपने आप को प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जब आपको यह मालूम है कि आपकी भूमि 100 गज ए इलाही है और 1 गज इलाही में 10 मन की उपज होती है, तो अपने आप जान जाओगे कि 1000 मन की उपज हुई है। तो भूमि की मात्रा मालूम है किसी को, भूमि की उर्वरता मालूम है किसी को, तो फिर कुल उपज का अनुमान लगाना तो अब एक गणितीय काम रह गया ना, तो बहुत आसान है। तो ये तो अपने आप मालूम हो जाता है। तब अगला मुद्दा है कि कर आप भूमि पे लगाओगे या कि उपज पे लगाओगे। ये एक टेक्निकल मामला है, इसको हम अकबर के काल में हुए प्रयोग के आधार पर समझते हैं। तो अब लिखो, अकबर ने आइन ए 10 साला, माने 10 वर्षों का नियम, वर्षों का नियम। आइन माने नियम होता है, कानून होता है। आइन ए 10 साला माने 10 वर्षों का नियम या 10 वर्षों का कानून। अकबर ने आइन ए 10 साला की पद्धति अपनाया। अकबर ने आइन ए 10 साला की पद्धति अपनाया। दस वर्षों के नियम वाली पद्धति अकबर ने अपनाया। अब इसको समझो थोड़ा सा बढ़िया से। इसमें क्या होता था कि समझ लोगे तो काम चल जाएगा। उसने क्या नियम बनाया कि, बल्कि लिख ही लो, समझने का झंझट रहता है। 10 वर्षों की उपज के औसत को 11वें वर्ष की उपज मान लेना, मान लेना। माने वो क्या करता था कि 10 वर्ष के टोटल उपज का ब्यौरा अपने पास रखा। यदि आज हमें लगाना है ना रेवेन्यू, तो हम पिछले 10 वर्षों का टोटल प्रोडक्शन देखेंगे। 10 वर्ष का इसलिए क्योंकि किसी साल उपज ज्यादा हो सकती है, किसी साल कम हो सकती है। यदि 10 वर्ष का फिगर रखेंगे तो हम एक औसत निकाल पाएंगे। तो उस आधार पर हमारा प्रॉपर अनुमान लग जाएगा कि 11वें वर्ष में इस इलाके में क्या उपज हो सकती है। यहां पर देखो तो आपको यह लगेगा कि जो एग्जैक्ट उपज थी उस आधार पर करने लगा रहा था। यही क्वेश्चन आएगा
कि आईने दहसाला की पद्धति के मुताबिक भू राजस्व जो वास्तविक उपज थी क्या उस पे लगाया जाता? नहीं, 10 वर्षों के औसत के आधार पर लगाया जाता था। ये टेक्निकल लाइन है जिसको समझ जाना जरूरी है। इसी को याद करने वाला नहीं समझ पाता है, जो समझ गया वो क्वेश्चन बना देगा। 10 वर्ष का टोटल हमने डेटा जमा किया, उसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, एक औसत निकल के आ गया। औसत के आधार पर हमने कह दिया कि 11वें वर्ष हम इसी अमाउंट के ऊपर कर लगाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है कि किंतु यदि फसल विफल तो कृषक गल्ला बक्सी का विकल्प चुन सकता था। यहां पर एक मुद्दा यह है कि आपने ये सोचा कि 10 वर्षों के औसत के आधार पर हम कर लगा देते हैं। 11वां वर्ष हमने उसी को उपज का अनुमान मान लिया और हमने तर्क दिया कि ये बहुत बढ़िया अनुमान है क्योंकि ना तो अप है ना तो डाउन है। लेकिन हो सकता है उस साल बाढ़ आ गया हो, किसान का फसल ही बर्बाद हो गया हो, तो क्या होगा? क्योंकि बाढ़ में बर्बादी औसत के नियम से नहीं होती है। बाढ़ में बर्बादी तो कई दफा 50%, 60%, 70% तक हो जाती है। और आप कहिएगा कि नहीं, मैं 11वां वर्ष अनुमान लगाऊंगा, तुमको इतनी उपज तो हुई ही होगी, इसके मुताबिक हमको कर दो, तो फिर तो आपने किसान की जान ही ले लिया। अकबर ने कहा कि हाँ, ये समस्या की बात हो सकती है। इसीलिए उसने कहा कि यदि किसी साल फसल विफल हो गया तो किसान गल्ला बक्सी की पद्धति अपना सकता है। गल्ला बक्सी की पद्धति क्या है? तो फसल के अनुसार कर, फसल के अनुसार कर। इसका मतलब ये देखो कि यह है अकबर का साम्राज्य। उसने अपने साम्राज्य के कैपिटल दिल्ली, आगरा के आसपास के क्षेत्रों में आईने दहसाला की पद्धति लागू किया। उसको जाबती प्रणाली भी कहते हैं। जाबती प्रणाली। क्वेश्चन ये आएगा, जाबती प्रणाली क्या है? तो भू राजस्व में अकबर के द्वारा किए गए सुधार को जाबती प्रणाली कहते हैं। जाबती प्रणाली का सबसे प्रधान नियम क्या है? आईने दहसाला। अकबर ने इस इलाके में जाबती प्रणाली लागू किया और बाकी इलाके में जहां जाबती प्रणाली अभी लागू नहीं हुई थी वहां पर गल्ला बक्सी की पद्धति चलती थी। गल्ला बक्सी की पद्धति चलती थी। यानी यह भी याद रखना है कि अकबर के पूरे साम्राज्य में जाबती प्रणाली लागू नहीं थी, यानी अकबर के पूरे साम्राज्य में आईने दहसाला की पद्धति लागू नहीं थी। दूर दराज के इलाकों में अभी भी गल्ला बक्सी की पद्धति प्रचलित थी। और अकबर ने यह कहा कि यदि किसी साल फसल फेल हो जाए तो किसान को गल्ला बक्सी का विकल्प चुनने की छूट होगी। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि भूमि के ऊपर कि उपज के ऊपर। सामान्य तौर पर आईने दहसाला की पद्धति के मुताबिक तो भूमि के ऊपर, लेकिन औसत के नियम के तहत। और यदि फसल फेल हो गया तो उपज के ऊपर, गल्ला बक्सी के तहत। इसके बाद तब अगला मुद्दा है, कर नगद में लेंगे कि अनाज में? तो दोनों विकल्प था, दोनों में से कोई भी। किसान की मर्जी। अनाज में, अनाज को जींस भी बोला जाता है, अनाज में या तो नगद में। तो यहां पर प्रश्न यह उठता है कि यदि किसान ने यह तय किया कि हम नगद देना चाहते हैं तो नगद लेने के पहले आपको यह अनुमान लगाना पड़ेगा कि किसान की उपज का मूल्य क्या है।
मूल्य निर्धारण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। अकबर ने मूल्य का निर्धारण कैसे किया? इसके लिए कहा जाता है कि उसने दस्तूर ए अमल की पद्धति लागू किया। दस्तूर ए अमल, यहां क्वेश्चन आएगा कि दस्तूर ए अमल की पद्धति का संबंध किस चीज से है? दस्तूर ए अमल की पद्धति का संबंध किस चीज से है? तो किसान की उपज का मूल्य का निर्धारण करने से। उसने गांव को यूनिट बनाया कि उस गांव में उसकी उपज का मूल्य क्या है, ताकि किसान को अपनी उपज के वास्तविक मूल्य पर ही कर देना पड़े। इसको कहते हैं दस्तूर अमल प्रणाली। भूमि का मालिक कौन था, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण प्राचीन काल मध्यकाल पढ़ चुके हैं तो हमेशा भूमि का मालिक किसान ही होगा। उसके बाद राजस्व की वसूली कौन करता था? तो जमींदार ही करता था, कोई दिक्कत नहीं है। जागीरदार के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जागीरदारी सिस्टम के बारे में थोड़ा 1 मिनट का टाइम और मुझे दीजिए, मैं जागीरदारी सिस्टम थोड़ा और समझा दूं आपको। जागीरदारी का मतलब तो मैंने बता रखा है आपको, जागीरदार का मतलब मैंने बता रखा है। अब देखोगे कि एक होता है वेतन जागीर, एक होता है त्रियुर्गल जागीर, वेतन जागीर के अंतर्गत ही एक होता है वतन जागीर, एक होता है अलतमगा जागीर, वतन जागीर दिया जाता था राजपूत को, राजपूत लोग जो मुगलों की सेवा में थे, उनमें से बहुत सारे राजपूतों को अपने राज्य के इलाके में ही जागीर दिया गया। उसी को कहा जाता है वतन जागीर। जिस राज्य के वो थे उन्हीं राज्यों में उनको जागीर दे दिया गया तो उनको कह दिया गया वतन जागीर। और यही सुविधा जहांगीर ने तुर्की लोगों को दे दिया, उसको कहते हैं अलतमगा जागीर। अलतमगा जागीर माने तुर्कों को उनके इलाके में दिया गया जागीर। इसके बाद फिर एक शब्द आता है सैर जागीर, सैर जागीर और जोड़ तलब जागीर। तो जोड़ तलब जागीर का मतलब क्या होता है? जब आप औरंगजेब के काल में जाएंगे तो देखेंगे कि कई सारे कारणों के प्रभाव में आके बड़े पैमाने पर विद्रोह हो रहा था। जिन इलाकों में विद्रोह होता है उन इलाकों में रेवेन्यू की वसूली मुश्किल हो जाती है और वहां पर ज्यादा ताकत का उपयोग करना पड़ता है। जहां से रेवेन्यू की वसूली में बल प्रयोग ज्यादा करना पड़ जाए वह हुआ जोड़ तलब जागीर, और जहां से रेवेन्यू की वसूली आसान है उसे कहते हैं सैर जागीर। सैर जागीर माने जहां रेवेन्यू की वसूली आसान है, जोड़ तलब माने जहां ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा बल का। इसके बाद एक शब्द आता है ऐसे देखो, ये टोटल भूमि है, ये भूमि खालसा की हो गई, ये भूमि वेतन जागीर की हो गई, ये भूमि त्रियुर्गल की हो गई। तो एक कैटेगरी और होता था, उसको बोलते थे पैबाकी। पैबाकी, पैबाकी को समझिए। पैबाकी का मतलब होता है शेष जागीर, माने बचा हुआ जागीर, माने समझिए रिजर्व जागीर। रिजर्व जागीर का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? तो आप ये सोचो कि यदि किसी शासक ने अपनी समस्त भूमि को खालसा में, वेतन जागीर में, सियुरगल जागीर में बांट दिया, अब उसको यदि अचानक मन हुआ कि हम किसी आदमी को मनसबदार बना दें,
मनसबदार बनाओगे और उसको वेतन देने के लिए जागीर देना पड़ेगा, तो जागीर की भूमि कहाँ से लाओगे? या तुमको मन में आया कि किसी को दान देते हैं, तो दान देने के लिए भूमि कहाँ से लाओगे? तो अब आपको या तो अपने खालसा से काट के उसको देना पड़ेगा, तो खालसा से काट के दोगे तो केंद्रीय कोष कमजोर पड़ जाएगा। इसी स्थिति से बचने के लिए एक रिजर्व रख लिया जाता था, उसी रिजर्व से यानी पैबाकी से निकाल के जागीर दे दिया जाता था। और कोई रिटायर कर जाएगा अधिकारी, उसका जागीर ले लिया जाएगा तो उसको पैबाकी में जमा कर दिया जाएगा। तो पैबाकी वो कोष है जागीर का जिसमें कि रिटायर्ड लोगों का जागीर जमा हो जाता था, नए मनसबदारों का जागीर उसी से निकाल के दे दिया जाता था। तो पैबाकी माने रिजर्व जागीर। इतने शब्दों के साथ में आप जागीरदारी के बारे में समझ गए। आज की कक्षा यहीं पर रुकेगी। आप लोगों को नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।